नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के ट्रेंड्स के हिसाब से कल के बाजार की आपकी विशेष रणनीति तैयार करते हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी इसमें शामिल करते हैं और इसके साथ ही बाजार पर अहम रणनीति भी सुझाते हैं और कुछ खास सेगमेंट के जरिए आपको कमाई के मौके कहां बन सकते हैं ये भी हमारे एक्सपर्ट बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस शो में आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो बेहद आसान सा तरीका है अपना सवाल हम तक पहुंचाने का। सोशल मीडिया यानी एक्स, जो ट्विटर पहले आप जानते थे, और फेसबुक, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम इन सवालों को शामिल करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। और कल की तैयारी में अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइव जो सवाल हैं वो अगर नहीं भी ले पाए तो एक दिन पहले जो आपने सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट किए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम चर्चा में शामिल करते हैं। तो अपने सवाल हम तक यूट्यूब के जरिए आप पहुंचाते रहिए। यही नहीं, आपको बता दें कि हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं आज जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह जी। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और हमारे साथ हैं हेज.इन के राहुल घोष जी। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों का समय देने के लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, ज़रा बाजार पर गौर कर लेते हैं। तो आज अगर इंडेक्स देखें तो उसने उच्चतम जो शिखर्स हैं वो छुए और इनको छूते हुए बाजार में जो मोमेंटम था वो बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से जो सहारा मिला वो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हालांकि कई और सेक्टर और खबरों के दम पर कई और भी स्टॉक चले, लेकिन आज बैंकिंग का दिन था और यही वजह थी कि आज अगर हम देखें, निफ्टी देखिए 23,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ, 23,720 के आसपास बंद हुआ। बात करें सेंसेक्स की तो 78,000 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक देखिए 52,600 के करीब बंद हुआ। इसके अलावा अगर हम आज बाजार को देखें तो निफ्टी के जो गेनर रहे, निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस 4.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। एक्सिस बैंक 3.5% की तेजी हमें देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक आज लगभग 2.5% के करीब यहां पर तेजी नजर आई। एचडीएफसी बैंक पे भी एक वक्त पे 2.5% की तेजी हमने देखी। टेक महिंद्रा, एलएनटी जैसे स्टॉक में भी आज एक्शन देखने को मिला। दबाव आज बीपीसीएल पे था। अगर लूजर्स की बात करें तो लगभग 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ बीपीसीएल। आयशर मोटर्स, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील और ओएनजीसी जैसे स्टॉक जिनमें हमें दबाव देखने को मिला। आज बाजार बंद होने तक एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज हमें परिवर्तन नजर आया। 1103 ऐसे शेयर थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए। 1346 स्टॉक्स पर दबाव हमने देखा। तो आज एक्शन इंडेक्स लेवल पर ज्यादा हमें साफ तौर पर नजर आया। अब इस बाजार को अगर हम देखें तो इस बाजार में 2-3 महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला कि ये जो ऊंचाई बाजार ने हासिल की है, तो अब यहां से रणनीति क्या होनी चाहिए, कल के बाजार को हम किस तरह से देखें। और जिस तरह से आज बैंकिंग ने आज लीडरशिप दिखाई, क्या और भी सेक्टर्स, अब अगर यहां से बाजार को और चलना है तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें अपनी लीडरशिप साबित करनी होगी। तो चलिए इसी सवालों के साथ जरा हम चर्चा की पहले शुरुआत करते हैं। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब बाजार बुद्धिमानी भरा वाला हो गया है क्योंकि ये लेवल्स जो हैं वो थोड़ा सा डराते भी हैं। ये लेवल्स कुछ और भी पॉकेट्स पर ये प्रेशर भी बनाते हैं कि अब उन्हें भी थोड़ा सा परफॉर्म करना होगा। मेरा इशारा शायद आप समझ चुके होंगे। बताएं आपकी रणनीति क्या होगी बाजार में। नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि इस लेवल्स थोड़ा डराते भी हैं। 23,700 के ऊपर आप देखेंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एकदम क्लियर व्यू है अपसाइड की तरफ। बट जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजर को गौर करने चाहिए वो है एज फॉलोज। पहला पॉइंट ये है कि विक्स जो है थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ रहा है अभी भी, इवन दो मार्केट बढ़ रहा है। जो हमें ये इशारा करता है कि अपसाइड यहाँ से लिमिटेड है। दूसरा, आप अगर इलेक्शन डे को साइड में रखेंगे तो कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन अभी तक नहीं आया है। मैं बोल रहा हूँ सिंपल प्रॉफिट बुकिंग एक 5-6% का भी, वो भी अभी हमें देखने को नहीं मिला है। तो हालाँकि एक 100-200 पॉइंट
ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट या 24,000 तक जा सकता है मार्केट। रिस्क टू रिवॉर्ड पर से लॉन्ग साइड की तरफ नहीं है। तो मेरा दर्शकों से यही व्यू होगा कि अगर लॉन्ग साइडेड में है, एकदम टाइट हेज्ड पोज़ीशंस लेना चाहिए उनको और थोड़ा इंडेक्स में वेट एंड वॉच करना चाहिए। बट जैसे कि बहुत स्टॉक्स आप ज़िक्र कर रहे थे एक्सिस बैंक एंड सो ऑन, उसपे अ अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा फिलहाल बन रहा है। ठीक है। तो ये नज़रिया फिलहाल बाजार में एक एक्सपर्ट टिप्पणी आती हुई राहुल जी की तरफ से। चलिए, अब आपके सवालों को हम शामिल करते हैं और पहला सवाल जो यूट्यूब के ज़रिए हम तक पहुंचा है वो है असगन खान साहब का। लुधियाना से उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। JSW इंफ्रा इन्होंने ख़रीदा हुआ है, 150-52 के स्तर पे इनकी ख़रीदारी है और जाहिर सी बात है कि अच्छे स्तर पे इन्होंने स्टॉक में परचेजिंग की और वहाँ से ज़बरदस्त मुनाफा इनको होता हुआ। अब चूंकि हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो JSW इंफ्रा में हमें लगभग 4.25% की तेज़ी नज़र आई है। आज की अगर हम बात करें तो आज स्टॉक में जो है वो 1.25% का दबाव देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर्स आमतौर पे इस दबाव में एक तरह का नज़रिया जानना चाहते हैं। गौरांग सर, आपके पास आऊँगा। JSW इंफ्रा 152 की खरीद, आज स्टॉक में हमने 1.25% का दबाव भी देखा। आप क्या सुला देंगे? धन्यवाद प्रशांत जी, आपका। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। ये कंपनी का आईपीओ पिछले साल मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास आया था। 113 और 119 का फ्लोर प्राइस था और 119 में लोगों को शेयर दिए गए थे और इसी के लिस्टिंग होने के बाद मेरे ख्याल से इन्होंने निवेश किया होगा। तो पहले तो आईपीओ नोट को एक आधार बना करके अगर मैं इनको राय दूं तो जल्दबाजी मुनाफा वसूली की तो मैं राय नहीं दूंगा। अगर समय की पाबंदी नहीं है तो बने रहे लंबी अवधि तक। और इसका कारण यह है कि इन्होंने, ये कंपनी पहले तो पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है और हाल ही में मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले इन्होंने एक नया करार भी किया था। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एक नया पोर्ट खड़ा करने की बात की है इन्होंने। तो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज और मिडल ईस्ट में तो बहुत बड़ा कारोबार है इनका। तो अगर जल्दबाजी नहीं है और समय की कोई पाबंदी नहीं है तो लंबी अवधि तक बने रहें। तो आपको अगर पैसों की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का आपको जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस रख सकते हैं, तो लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह JSW इंफ्रा में। आपकी खरीद भी अच्छे लेवल की है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। महावीर सिंह का सवाल है JP पावर पे। 6.5 रुपए की इनकी खरीद है JP पावर में। 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। शानदार लेवल पे लिया हुआ है ये स्टॉक और अक्सर इन्वेस्टर JP पावर पे सवाल पूछते हैं। राहुल जी बताइए, बढ़िया स्तरों पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की हुई है, लेकिन JP पावर पे तो रणनीति वक्त वक्त पे बदलती रहती है। बताएं क्या करना चाहिए? डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए, पहले तो सलाह यही होगा। जो ₹20 से प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रहा है, जो आज भी नीचे स्टॉक आया है, वो 19.5 जहाँ पे एक बाय लेवल है। आई रिपीट 17.5 से लेके 19.5 एक बाय लेवल है, उस पे वापस लेके जा रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग। 17.5 अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, बेग योर पार्डन, और एक बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन आपको दिख रहा है वहाँ पे, तभी उनको एग्जिट कर देना चाहिए। बट जब तक 17.5 लेवल का इंटैक्ट है, उनको होल्ड करना चाहिए करंट पोजीशन पे। ठीक है, तो JP पावर 6.5 रुपए पे आपने अगर लिया हुआ है तो फिलहाल आपको थोड़ा और इसमें होल्ड करने की सलाह, आगे और बेहतर रिवॉर्ड मिल सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक का सवाल जो है वो बालमर लॉरी पे है और शानदार लेवल पे इन्होंने भी ख़रीदारी की है। 188 रुपए पे इन्होंने 487 शेयर बामल लॉरी के लिए हुए हैं। अच्छा खासा मुनाफा, देखिए बधाई के पात्र हैं। शांतनु धर हमारे दर्शक का नाम है। गौरांग सर बताइए, बालमल लॉरी क्या नजरिया बन रहा है आपका? 188 की बाइंग, 188 की खरीद है। पहले तो कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। निजी रूप में कोई कवायद है नहीं, इसलिए विशेष रूप में खरीदारी करने की, बने रहने की या बिकवाली की राय नहीं दे सकता हूं मैं प्रशांत जी। लेकिन एक अच्छी कंपनी और सबसे बेहतरीन इस निवेश की परिस्थिति ये कि जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया है वो, तो कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। इसके अन्यथा मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। राहुल, आप बताइए, आगे क्या नजरिया आपका बन रहा है बामल लॉरी पे?
तो माफ कीजिएगा, कंपनी का नाम बामन एंड लॉरी मैंने सुना, क्या मैंने जी सही सुना? जी। तो उनका 273 के आसपास जो प्राइस चल रहा है, बहुत टाइम से सस्टेन नहीं कर पा रहा है प्राइस 300 के ऊपर। आप नोटिस करेंगे हर बार 300 के आसपास आता है और एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो जब तक ये 300 का लेवल थोड़ा सिग्निफिकेंटली या थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, ये साइडवेज मूवमेंट जारी रह सकता है। तो उनको अनफॉर्चुनेटली वेट करना पड़ेगा जब तक ये लेवल टेक आउट नहीं हो जाता। स्टॉक में अपनानी होगी। अडानी पावर पे हमारे अगले दर्शक का सवाल है। जगमोहन जी हैं श्रीनगर से और इनका सवाल अडानी पावर पे है। ऊपरी स्तरों पे इनकी बाइंग है, 837 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। राहुल आप ही बताइए क्या करना चाहिए अडानी पावर में, 837 की बाइंग है। तो जनरली मैं आपके शो में बहुत बार कहते आया हूँ कि पावर सेक्टर एज अ होल्ड पे हम बुलिश है लॉन्ग टर्म पे। कोई भी पावर स्टॉक ले लीजिए, स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू अदानी पावर, माफ कीजिएगा उनका एंट्री प्राइस क्या था? जी 837 रुपए। 837 रुपए। तो उनका प्राइस तो चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अदानी पावर का अच्छा है, आ जाना चाहिए। बट उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2-3 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। फिलहाल जो डाउन मूव शुरू हुआ है ना, 900 रुपए से लेके अभी 725 आ गया है, अराउंड 680 के पास ये डाउन मूव अरेस्ट हो सकता है, जहां पे एक बाय लेवल स्टार्ट हो रहा है। ये डाउनवर्ड ट्रोपिंग स्लोपिंग चैनल जो डाउन साइड में बन रहा है वो ब्रेक हो सकता है अराउंड 680 लेवल्स पे। फिर से उनको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा जब तक उनका एंट्री प्राइस आ नहीं जाता है, बट वेट करने की सलाह यहाँ। पर आपको वेट करने की सलाह यानी धैर्य के साथ इसमें बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई, अहम लेवल्स का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। आरवीएनएल पे हमारे अगले दर्शक का सवाल है गौरांग जी, और इनकी जो बाइंग प्राइस है अच्छे लेवल पे इन्होंने भी एंट्री की हुई है। अरुण कुमार हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 350 रुपए पे आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड को खरीदा है। बताइए क्या करना चाहिए, अच्छे स्तर पे तो एंट्री कर ली है इन्होंने। रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी, और जिस प्रकार से परिवर्तन भारतीय सरकार रेल मंत्रालय पूरी जो छवि भारतीय रेल की है उसको सुधारने में प्रयास कर रहे हैं। और ये जो प्रयास है प्रशांत जी, ये सिर्फ 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए नहीं हुआ, ये काफी लंबे समय तक ये सब सुधार चलता रहेगा। और मैंने अक्सर एक बात की है कि मैं रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, भले वो सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, उसमें आपको उतावलापन नहीं करना चाहिए। खास करके जो रेलवे क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन है, निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, ये सब में मेरे ख्याल से बेहतरीन रुझान आने वाला है लंबी अवधि में। सर समय कम है, एक और स्टॉक रेलवे से ही जुड़ा है। संजीव हैं एक दर्शक आगरा से, इन्होंने जुपिटर वैगन पे राय जाननी चाहिए। 394 रुपए की इनकी खरीद है और हम देख रहे हैं कि इनके भाव से डबल हो चुका है ये स्टॉक का, डबल से थोड़ा सा ही आसपास है, 660 रुपए की पे पहुंच चुका है। बताइए क्या करना चाहिए, 394 की बाइंग, अच्छा देखिए मुनाफा। संजीव जी, 1200 शेयर है, 2 गुना हो चुका है आपका निवेश। आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए कि आपको क्या करना है। लेकिन जैसे मैंने बताया प्रशांत जी, कि रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी, परिवर्तन बहुत लंबा समय तक चलेगा और वो भी सकारात्मक रूप से। ठीक है, तो रेलवे पर पॉजिटिव नज़रिया गौरांग जी का। फिलहाल सवालों को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल हम शामिल नहीं कर पाएंगे। कल किन बड़े इवेंट्स पर हमारी नज़र रहेगी, हम मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ चुकी हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। तृप्ति बताएं आखिर कल किन इवेंट्स पर रखें नज़र। जी हाँ, तो देख लेते हैं कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्यूज़ है। सबसे पहले बात वेल्सपन लिविंग की करें, जिसकी कल एजीएम होगी, जिसके चलते ये शेयर कल फोकस में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आइनॉक्स ग्रीन और जी मीडिया में फंड जुटाने को लेकर कल बोर्ड बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही एजिस लॉजिस्टिक और एचएएल में कल डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा। व्रज आयरन एंड स्टील का आईपीओ कल से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है, जिसके लिए कंपनी ने जो प्राइस बैंड तय किया है वो 195 से 207 रुपए प्रति शेयर है और इसका कुल इशू साइज 171 करोड़ का होने जा रहा है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। इसी के साथ कल डीईई पाइपिंग सिस्टम्स की लिस्टिंग होने जा रही है एक्सचेंजेस पर। बता दें कि करीब
103 गुना तक ये आईपीओ भरा था। इसके साथ जो दूसरी खबरें हैं जिन पर हमारी कल नज़र रहेगी उनमें दो है। नया टेलीकॉम बिल कल से लागू होने जा रहा है और इसके साथ ही कल लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर भी हमारी नज़र रहेगी। शुक्रिया तृप्ति इस अहम अपडेट के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बारी हो चुकी है हमारे खास सेगमेंट की और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, बताइए आज आपकी पसंद क्या है? तो आज एक्सिस बैंक एक स्टॉक जो आप भी मेंशन कर रहे हैं शो की शुरुआत में, एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस ब्रेकआउट हुआ है, जो 3-4 दिन का कंसोलिडेशन हो रहा था और बैंकिंग एज अ होल भी पॉजिटिव है। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं एक्सिस बैंक। 1230 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 1340 का टारगेट रखिएगा। ये जो मोमेंटम लास्ट फ्यू डेज में दिख रहा है बैंकिंग में, स्पेसिफिकली एक्सिस बैंक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू होगा और इस स्टॉक पे आप एक और 5% अपसाइड देख सकते हैं। तो एक्सिस बैंक पसंद आता हुआ राहुल जी को। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आप कहां नजर रख रहे हैं? विकल्प बताने से पहले अनिवार्य ये होगा कि हम स्पष्टीकरण दे दें दो चीजों का। एक तो जो भी विकल्प हम बता रहे हैं प्रशांत जी, वो लंबी अवधि के लिए 12 से 16 महीने या उससे अधिक का समय हो तो बहुत ही पर्याप्त होगा, क्योंकि ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम विकल्प दे रहे हैं। और जो लक्ष्यांक हम बता रहे हैं वो अनुमानित लक्ष्यांक है, जो भविष्य में नतीजे आएंगे उसके आधार पर, और इसमें बदलाव भी हो सकता है, नतीजों के ऊपर निर्भर करेगा। पहली कंपनी है सरकारी कंपनी, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई और भारतीय रेल से जुड़ी हुई, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 375 के लक्ष्यांक अनुमानित आने वाले भविष्य के नतीजों को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी कंपनी है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई, केवल कमर्शियल व्हीकल बनाती है, अशोक लेलैंड। काफी बेहतर सुधार हुआ था पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही में और निरंतर हमने अशोक लेलैंड में हमारा ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर कई बार चर्चा की है निवेश करने के लिए। ये फिर से बताना जरूरी इसलिए होगा क्योंकि जो अनुमान नतीजों को लेकर के भविष्य में है उसके आधार पर 300 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अशोक लेलैंड ये पसंद आता हुआ गौरांग सर को। फिलहाल अपने दोनों ही एक्सपर्ट से हम विदा लें, उससे पहले बारी बारी से इनका डिस्क्लोजर ले लेते हैं। सबसे पहले राहुल जी, आप अपना डिस्क्लोजर दें। तो जो भी स्टॉक्स मैंने अभी रेकमेंड किया है वो हमारे प्लेटफॉर्म में hedge.in में सिमिलर टाइप ऑफ डेरिवेटिव पोजीशंस हो सकते हैं। पर्सनली कोई होल्डिंग नहीं है। गौरांग सर, आपने वैसे तो बहुत सी चीज़ें पहले ही स्पष्ट कर दी, लेकिन एक कह सकते हैं कि ज़रूरत है, तो प्लीज़ डिस्क्लोजर अपना दें। हमारे काम में डिस्क्लोजर्स की बहुत जरूरत पड़ती है प्रशांत जी, और वो दिन अनिवार्य भी होता है क्योंकि हम किसी भी तरह की गलतफहमी लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते। पहले तो फिर से नमस्कार और धन्यवाद इस मंच पर बुलाने के लिए। निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी। इसके साथ ही राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 18 हाउस स्वदेश। नमस्कार।